देखिए अपन इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे उसमें अपन जान रहे थे कि दृढ़ पिंडों में कौन कौन सी गति हो सकती है। तो पहली अपन ने जानी थी स्थानांतरण गति, नंबर बी फिर अपन ने जानी थी, नंबर ए पर स्थानांतरण गति, नंबर बी पर अपन ने जानी थी घूर्णन गति। और घूर्णन गति की अपन ने कुछ विशेषताएं भी यानी रोटेशनल मोशन की कुछ विशेषताएं भी लिख ली। फिर मैंने एक बात बताई थी कि अगर घूर्णन गति में किसी अक्ष के सहारे गति होती है, अगर अक्ष भी घूमने लग जाए तो अब ये गति कहलाती है लौटनी गति। तो नंबर सी अपन बात करेंगे इसमें लौटनी गति की। लौटनी गति, रोलिंग मोशन। देखो यहां इस पॉइंट के अंदर तो अपन केवल लौटनी गति को परिभाषित कर रहे हैं कि लौटनी गति है क्या। वैसे अपन इसी चैप्टर के एंड में लौटनी गति को अपन विस्तार से समझेंगे और डिटेल से इसको समझेंगे कि लौटनी गति के अंदर क्या क्या है, शुद्ध लौटनी गति क्या होती है, लौटनी गति में घर्षण क्या है, इसके बारे में इसी चैप्टर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। यहां अपन केवल इसको परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित ये कर सकते हैं कि अपन सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है तब इसे अपन लौटनी गति कहते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु स्थानांतरण जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है, जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है तब इसे लौटनी गति कहते हैं। तब इसे लौटनी गति कहते हैं। अर्थात लौटनी गति हुई क्या, तो अपन यूं कह सकते हैं अर्थात लौटनी गति इज इक्वल टू स्थानांतरण गति प्लस घूर्णन गति, यानी कि स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का जो मिश्रण है वाकई में वही क्या है, लौटनी गति है। अपन यो भी कह सकते हैं घूर्णन गति में अगर अक्ष भी घूमती है तो गति लौटनी गति बन जाती है। तो देखो यदि घूर्णन गति में अक्ष भी घूमती है तो वह लौटनी गति बन जाती है। अब लौटनी गति के उदाहरण और लिख लेते हैं। बस अपन यहां केवल इतना सा ही लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन अपन ने दे ली है, इसका एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया है। डिटेल अपन इसी चैप्टर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स अपन क्या क्या दे सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल, सड़क पर साइकिल के पहिए की गति, सड़क पर साइकिल के पहिए की गति, एक एग्जाम्पल ये हो गया। समतल मैदान पर फुटबॉल की गति, समतल मैदान पर फुटबॉल की गति।
इत्यादि। ये अपने पास लौटनी गति के क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहां अपन ने जान लिया है कि दृढ़ पिंड में कौन कौन सी गति हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट या नेक्स्ट जो टॉपिक अपन इसमें स्टडी करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। अब द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास होता क्या है, किसी भी पिंड का वह केंद्र जहां अपन संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान क्या मान लें, केंद्रित मान लें, उसे ही अपन द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। या यूं कह सकते हैं जिसके परितः संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, वही क्या है, द्रव्यमान केंद्र। तो क्या डेफिनेशन दी मैंने, दो मैंने परिभाषाएं बता दी कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, अथवा किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान आघूर्णों का, आघूर्ण शब्द का मतलब होता है घूर्णन से लंबवत दूरी का गुणनफल, यानी द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान की घूर्णन से लंबवत दूरी का गुणनफल, इनका द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, वहां शून्य होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। और ध्यान रहे लौटनी गति अपन को विस्तार से पढ़नी है इसी चैप्टर के एंड में। यहां अपन ने केवल इसकी डेफिनेशन दी है। स्थानांतरण गति अपन पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। देखिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भाई मैंने अभी परिभाषा दी कि किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का, किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। एक डेफिनेशन तो अपने पास ये है, एक अपन यूं भी कह सकते हैं अथवा करके, यूं भी कह सकते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः या यूं कह सकते हैं जिसके सापेक्ष, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, इसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, द्रव्यमान आघूर्ण से तात्पर्य है द्रव्यमान और लंबवत दूरी का गुणनफल, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का,
द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। क्या कहा? किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है? शून्य होता है। ये डेफिनेशन अपन दे दी है। अब इसको अपन ये ले सकते हैं, देखो उदाहरण के लिए अपन किसी एक पिंड का देख लें अपन, उदाहरण के लिए पूरी लैंग्वेज अपन लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र चित्रानुसार बिंदु O पर मान लिया जाए, बिंदु O पर मान लिया जाए, चित्रानुसार बिंदु O पर मान लिया जाए, तो देखिए भाई, तो क्या अपन ले सकते हैं? तो देखिए भाई, ये मैं कोई अनियमित आकार का कोई एक दृढ़ पिंड ले लेता हूं, ये ले लिया। अब देखिए भाई, 1 2, ये बिंदु O है। एक कण यहां रहा जिसका द्रव्यमान m1 है, स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर है, m2 द्रव्यमान स्मॉल r2 वेक्टर, m3 द्रव्यमान r3 वेक्टर, m4 द्रव्यमान r4 वेक्टर, m5 r5 वेक्टर। अब देखो, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र चित्रानुसार बिंदु O पर मान लिया जाए तो यहां पर द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होगा? शून्य। द्रव्यमान आघूर्ण से तात्पर्य द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष लंबवत दूरी का क्या होगा? गुणनफल हो गया। अर्थात मान लिया जाए तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश डैश प्लस mn rn वेक्टर इज इक्वल टू 0, या मैं यूं इसे कह सकता हूं सिग्मा m r वेक्टर इज इक्वल टू 0। सभी द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग वहां क्या होगा? शून्य होगा। अब अपन ये देखो, ये अपन ने परिभाषा दे दी है कि द्रव्यमान केंद्र है क्या। द्रव्यमान केंद्र को अपन ने यहां परिभाषित कर दिया है। अब अपन ज्ञात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्विकण तंत्र के लिए भी ज्ञात करेंगे और बहुकण तंत्र के लिए भी अपन ज्ञात करेंगे, जिसमें n कण हो और एक में 2 कण हो, दोनों के लिए अपन ज्ञात करेंगे। उससे पहले कुछ अपन सामान्य बातें इसकी कर लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां हो सकती है या कहां द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं हो सकती। तो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। ये तो अपन ने इसकी परिभाषा दी है कि भाई द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तो देखो भाई, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है वो पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। हर पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है? अलग अलग है।
कैसे है इसको अपन उदाहरण द्वारा समझें तो पहले अपन ये नोट कर लें कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बॉडी, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। पिंड की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे कि भाई पिंड कैसा है, आप देखो जैसे के अंदर दो स्थिति अपन लेंगे। नंबर 1, अगर पिंड समांगी पिंड है यानी नियमित आकार का है तो देखो नंबर 1 समांगी पिंड, या अपन इसे कह सकते हैं नियमित आकार के पिंड। नियमित आकार के पिंड, समांगी पिंड या नियमित आकार के पिंड, ये जो पिंड होते हैं इनमें द्रव्यमान केंद्र समांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है, में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है, यानी उसकी ज्यामिति पर ही यह होगा। यानी द्रव्यमान केंद्र, ध्यान रहे, समांगी पिंडों में कहां होता है, उसकी ज्यामिति पर ही होता है। ऐसे कौन कौन से हैं समांगी पिंड, तो इसमें उदाहरण में देखें अपन, जैसे ठोस गोला। ठोस गोला, इसमें द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, जैसे ठोस गोला है इसके यहां सेंटर में, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। फिर अपन बात करें भाई त्रिभुज की, तो देखो त्रिभुज के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्रक पर होगा। क्या कहते हैं अपन उसे, केंद्रक पर। किस तरह से अपन ले सकते हैं, वैसे ध्यान रहे कि ये अपन को वैसे प्रूफ भी करना है। अपने बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इसी चीज को प्रूफ करवा रहा है, और यहां अपन प्रूफ करेंगे। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होता है भाई त्रिभुज के लिए। ये थोड़ा मैं और इसे डार्क कर देता हूं ताकि आपके लिए ये पॉइंट क्या रहे, स्पष्ट हो जाए। ये लो, ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहां होगी त्रिभुज के लिए। फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई शंकु की। शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र देखो, इस शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, इसके शीर्ष से 3 यहां पर होगा, यानी इसकी जो हाइट है उसका 3/4 यानी 3/4, इसकी ऊंचाई की 3/4 पर, या यूं कह सकते हैं शंकु के आधार से h/4 पर। अपन इनके सबकी वैल्यू लिखेंगे लास्ट में, डेरिवेशन अपने देनी रखी है इनकी, वैसे डेरिवेशन होती है, सिंपल डेरिवेशन है। फिर अपन बात करें किसके लिए, तो देखो तीनों का मैंने देख लिया है। गोले के लिए यहां हो गया, ठोस गोले के लिए त्रिभुज का कहां है, उसके केंद्रक पर द्रव्यमान केंद्र होगा। शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके शीर्ष से उसकी ऊंचाई का 3/4 यानी 3/4 पर, यह कह सकते हैं आधार से 1/4 ऊंचाई पर होगा। छड़ की अगर अपन बात करें तो देखो छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, ये छड़ है, तो यहां ये इसका ये द्रव्यमान केंद्र की क्या आ गई है, अपने पास स्थिति आ गई है। यहां द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अपन ने देखो मैंने क्या कहा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे समांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है, द्रव्यमान केंद्र ही क्या होता है, उसका ज्यामिति केंद्र होता है। फिर अगर अपन नंबर 2 बात करें, असमांगी पिंड, असमांगी पिंड या नियमित आकार के पिंड।
ये तो सॉरी, ये तो थे नियमित आकार के पिंड, समांगी पिंड, और अब असमांगी पिंड यानी अनियमित आकार के पिंड। अनियमित आकार के पिंड, जो अनियमित आकार के पिंड हैं यानी असमांगी जो पिंड होते हैं, इनमें द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। असमांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। असमांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। अब देखो, ये अपन एक कॉमन बात लिख दी है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट द्रव्यमान केंद्र संबंधी कुछ पॉइंटों को मैं इसमें नोट लगा के लिख देता हूं। कैसे, देखो, ये आप जनरली वैसे भी याद रखना। नोट के अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा हूं कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। देखो, नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। तो पहला क्या क्या नोट में लिखा है मैंने कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। जैसे वलय का द्रव्यमान केंद्र उसकी परिधि पर उपस्थित होता है, जैसे वलय का द्रव्यमान केंद्र उसकी परिधि पर उपस्थित होता है। नोट में अपन सेकंड पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन नोट कर लिया कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है। अब देखो, गुरुत्व केंद्र है क्या, द्रव्यमान केंद्र से उसका क्या कंपैरिजन है, वो टॉपिक अपन डिस्कस इसी चैप्टर में करेंगे। आगे गुरुत्व केंद्र के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे। यहां केवल इतना सा लिख दें कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है। तो दो चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है, एक तो गुरुत्व केंद्र भी आगे पढ़ना है और लोटनी गति को डिटेल से पढ़ना है इसी चैप्टर के एंड में। ये आप ध्यान रखिएगा। यहां केवल ये नाम आ रहा है कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है और नहीं भी। द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र हो सकता है और नहीं भी। जैसे कि अगर अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहां नहीं होगा, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने पर ये नहीं होता है। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र क्या आते हैं, वहाँ अलग अलग आ जाते हैं। और अगर छोटी वाली वस्तु है, छोटी वस्तुओं के लिए ऐसा संभव है, तो यहाँ अपन वहाँ डिस्कस इस चीज़ को कर लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र क्या है। तो देखो, अपने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की बातें की थी, इसमें अपन ने लिख लिया कि पिंड की प्रकृति पर निर्भर करता है और समांगी पिंडों में उनके ज्यामिति केंद्र पर होता है और असमांग पिंडों के लिए कहीं पर भी हो सकता है। यह आपको स्थिति ध्यान रखनी है। गोले के लिए यहां हो गया, और जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के लिए कहां है, उसके केंद्रक पर द्रव्यमान केंद्र होता है। शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके शीर्ष से 3/4h पर, 3/4h या यूं कह सकते हैं आधार से जो ऊंचाई है उसके चौथाई पर होता है। क्षण का द्रव्यमान केंद्र सेंटर में अपन ले दिया है। अब अपन बात करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का जो फॉर्मूला है उसको अपन यहां व्युत्पन्न करेंगे, और विशेषकर अपन ये कह सकते हैं असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, उसके लिए अपन फॉर्मूला निकालेंगे। आप इसे नोट कीजिए जब तक।
देखिए अब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब असमांगी पिंडों में अपन दो पिंडों के लिए लेंगे, एक तो द्विकण तंत्र के लिए और एक बहुकण तंत्र के लिए। तो नंबर ए अपन डिस्कस कर लेते हैं इसमें द्विकण तंत्र। द्विकण तंत्र यानी दो कणों से मिलकर बने तंत्र। दो कणों से मिलकर बने तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये अपन ज्ञात करेंगे। देखो द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। देखिए भाई इसमें अपन कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया कोई द्विकण तंत्र को ये निकाय है एक्स वाई जेड, ये मूल बिंदु मैंने ले लिया है। एक कण यहां ये रहा और एक कण ये रहा। यहां ये कण m1 द्रव्यमान का है जिसका स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर है। ये दूसरा जो कण है इसका द्रव्यमान है m2 और इसका स्थिति सदिश है स्मॉल r2 वेक्टर। ये बिंदु मैं नाम ले लेता हूं P और यह है बिंदु Q पर। मान लिया कि दो कण हैं m1 व m2 द्रव्यमान के जिनके स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। बिंदु P पर m1 द्रव्यमान है, बिंदु Q के ऊपर क्या है m2 द्रव्यमान है और इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। अब देखिएगा ये इन पर बाह्य बल लगता है और साथ में ये एक दूसरे के ऊपर बल भी लगाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं आंतरिक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन आंतरिक बल बोलते हैं। तो देखिएगा माना कि P व Q बिंदु पर कण m1 व m2 द्रव्यमान के स्थित हैं। माना कि P व Q बिंदु पर कण m1 व m2 द्रव्यमान के स्थित हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है। जिनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है। ये कण परस्पर एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाते हैं, साथ ही इन पर बाह्य बल भी लगता है। साथ ही इन पर क्या लगता है
बाह्य बल भी लगता है। यदि इन पर बाह्य बल क्रमशः F1 वेक्टर व F2 वेक्टर तथा आंतरिक बल क्रमशः है F1 डैश वेक्टर व F2 डैश वेक्टर हो तो F बाह्य बल, तो देखो F बाह्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एवं F आंतरिक, तो आंतरिक बल क्या होगा, F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर होगा। ये लो, यदि इन पर बाह्य बल क्रमशः F1 व F2 वेक्टर तथा आंतरिक बल क्रमशः F1 डैश व F2 डैश वेक्टर हो तो F वेक्टर बाह्य इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एवं F वेक्टर आंतरिक बराबर ये मान होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, इसलिए तंत्र पर लगने वाला कुल बल, द्विकर्ण जो तंत्र है, इसलिए तंत्र पर लगने वाला कुल बल, अगर मैंने मान लिया कि कुल बल F वेक्टर है तो ये हो जाएगा F बाह्य वेक्टर प्लस F वेक्टर आंतरिक, ये कुल बल हो जाएगा। तो यहां इसको अगर मैं आगे और लिखता हूं तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F वेक्टर इज इक्वल टू F बाह्य वेक्टर का मतलब है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, आंतरिक बल की बात करूं तो F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर, ये मेरे पास कुल बल होगा। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आप जान लें कि आंतरिक बल एक दूसरे के बराबर और परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाली स्थिति होती है, अर्थात आंतरिक बलों का सदिश योग क्या होगा, सदैव शून्य होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे और बढ़ाते हैं। आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि इससे आगे के पॉइंट अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। ये आप जानते हैं, चूंकि F1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू F2 डैश वेक्टर इज इक्वल, यानी दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे आंतरिक बल, लेकिन परस्पर क्या होंगे, विपरीत। यानी कि यूं कह सकते हो आप F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0, यानी इनका सदिश योग क्या है, 0। तो देखो इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। यानी कि द्विकर्ण तंत्र पर कुल जो बल होगा वो वाकई में केवल क्या होगा, बाह्य बलों का ही सदिश योग होगा, क्योंकि आंतरिक बल तो क्या हो गए हैं इसके अंदर, 0 हो गए। और अगर ऐसा है तो अब देखिएगा,
वही बाह्य बलों का सदिश योग अगर शून्य है। अब देखिएगा, अपन जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि बाह्य बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखो, क्योंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू dP1 वेक्टर अपॉन में dt, यानी पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, एंड F2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा dP2 वेक्टर अपॉन में dt, यानी दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन दर दूसरे बल के बराबर हो गया। इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू क्या इक्वेशन हो जाएगी, d अपॉन में dt P1 वेक्टर, d अपॉन में dt P2 वेक्टर। अब इसी समीकरण को मैं इस प्रकार भी अरेंज करके लिख सकता हूं। देखो कैसे, इसको मैं कह सकता हूं d अपॉन में dt P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई। अब देखिएगा संवेग होता क्या है, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो P1 का मतलब m1 v1 वेक्टर और P2 वेक्टर का मतलब m2 v2 वेक्टर। तो देखिएगा, चूंकि P1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर, इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन में dt। अब इसे बड़े ब्रैकेट के रूप में लिख लें। तो देखिएगा P1 वेक्टर, ये लो, P1 का मीन्स m1 और ये है v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब इसके आगे की स्टेप्स को अपन इधर ले रहे हैं। अब देखिएगा, यहां पर फिर बात करें अपन वेग की। v वेक्टर का मतलब क्या है, dr1 वेक्टर अपॉन में dt, और v2 वेक्टर का मतलब dr2 वेक्टर अपॉन में dt। तो देखिए फिर से वापस से स्टेप्स, चूंकि v1 वेक्टर इज इक्वल टू dr1 वेक्टर अपॉन में dt एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू dr2 वेक्टर अपॉन में dt, इसलिए f वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन में dt। m1 को आपने m1 रहने दिया है, v1 के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, dr1 वेक्टर अपॉन में dt प्लस m2 को m2 रहने दें, dr2 वेक्टर अपॉन में dt। ये लो, फिर इस इक्वेशन को फिर से अरेंज कर रहे हैं। d ये हो जाएगा d2 dt स्क्वायर, क्या रह गया है मेरे पास, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ये जो मेरे पास समीकरण आ गई है, f वेक्टर इज इक्वल टू d2 अपॉन में dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। इस इक्वेशन के अंश और हर, ये अंश है ये हर है, दोनों के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, m1 प्लस m2 से गुणा कर दें। कह सकते हैं इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से अपन गुणा भाग कर दें, तो आप यूं कह सकते हैं। इसी इक्वेशन को इस तरह से भी कह सकते हैं। देखो आप, f वेक्टर इज इक्वल टू, देखो m1 प्लस m2 से मैंने इसको गुणा किया है, d2 dt स्क्वायर, और इससे ही मैंने इसमें भाग दे दिया है, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो, क्या किया मैंने इस इक्वेशन में, m1 प्लस m2 से मैंने गुणा कर दिया और m1 प्लस m2 से क्या कर दिया मैंने भाग, यानी कि इस समीकरण के दाएं पक्ष को मैंने m1 प्लस m2 से गुणा और m1 प्लस m2 से क्या कर दिया मैंने भाग कर दिया है। तो यहां इस तरह के फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है।
अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो एफ वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, तो इजिकल टू क्या रह गया है d2 dt का स्क्वायर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब जरा एक बात गौर करने की है, ये इक्वेशन आ गई है तो देखो फिर से, चूंकि f1 वेक्टर कुल बल है, m1 प्लस m2 क्या है कुल द्रव्यमान है, यानी कि मैं यो कह सकता हूं कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। अगर कुल बल बटे कुल द्रव्यमान आ रहा है तो ये एक्चुअल में क्या बन गया मेरे पास, वही त्वरण बन गया, त्वरण स्मॉल a वेक्टर आ गया। और आप जानते हो त्वरण होता क्या है, स्थिति सदिश का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन। स्थिति सदिश का अगर समय के साथ एक बार अवकलन करते हैं तब अपने पास वेग प्राप्त होता है, और दोबारा अवकलन करने पर अपन को त्वरण प्राप्त होता है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। ये त्वरण का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। तो अब देखिएगा, इसलिए अब इस इक्वेशन में ये जो स्टेप्स है इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन में dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। एक बार आप इसको यहां तक नोट करें। अब देखिएगा, आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, और यही द्विकर्ण तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र की क्या है स्थिति का अपने पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ऐसे कैसे, ये अपने पास एक महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई। अब इसमें अपन आगे फिर इसे और सॉल्व करते हैं, इसकी जनरल मैथ को।